हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नया सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे जो बाल विकास का हम लोग देख रहे थे, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं फैक्टों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और फैक्ट देखते हैं इस सेशन में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए, बार बार आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए साथ में रिवीजन कीजिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि डेली आपके जो क्लासेस होते हैं आपका 7 PM में, और संडे को जो मैराथन क्लास होती है, तो दोनों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, आपका क्लास मत मिस हो, इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज क्या क्या पॉइंट लिए हैं। पहले तो एक रिवीजन कर लेते हैं, अधिगम असमर्थता के प्रकार, ठीक है। इसको लास्ट क्लास में भी पढ़े थे हम लोग। तो सबसे पहला इसमें पठन विकृति, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसलेक्सिया। याद रखेंगे, पठन विकृति डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, शब्दों का पढ़ ना पाना, वाचन ना कर पाना, पहचान ना पाना, ये सब समस्याएं आती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम बनते हैं, चाहे CTET हो, CGTET हो या शिक्षक भर्ती हो, एक क्वेश्चन बनेगा, चलेगा। तो ये पठन विकृति देख लिए, डिसलेक्सिया ये देता है ना, इसको याद रखिएगा, डिसलेक्सिया, ठीक है। आगे देखते हैं लेखन विकृति। तो लेखन विकृति को क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। देखिए ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसको याद रखिएगा रिलेक्ट करके, डिसग्राफिया। ग्राफिया शब्द आएगा मतलब लेखन विकृति। इसमें क्या होता है, बातों को गलत तरीके से लिखना होता है, ठीक है। मतलब जो बालक है, बच्चा है, अगर किसी भी बात को गलत तरीके से लिख रहा है, तो ये सब किसके अंदर आता है, डिसग्राफिया। और इसी का एक और नाम है डिस्प्रैक्सिया भी बोलते हैं। तो लेखन विकृति दो प्रकार की, एक डिसग्राफिया होता है और एक होता है डिस्प्रैक्सिया। तो ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, लेखन संबंधी विकृति, डिसग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे। अगला है हमारा गणित की विकृति। गणित की विकृति जो आती है गणित बनाने में बच्चा, उसको क्या नाम से आता है, डिसकैलकुलिया। कल भी बताया था आपको, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर शब्द है, कैलकुलेटर का उपयोग हम लोग गणित में करते हैं, तो गणितीय विकृति के अंतर्गत डिसकैलकुलिया आएगा। इसमें गणना नहीं कर पाना, ठीक है। इसकी समस्या क्या आता है, बच्चों को गणना नहीं कर पाते। अगला है भाषा विकृति। अब जो भाषा विकृति हो तो उसको क्या बोलते हैं, अफेसिया। याद रखिएगा, अफेसिया, ठीक है। भाषा में ना बोल पाना, जैसे हकलाना, तुतलाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। मतलब अच्छे से जो भाषा है उसको बोल नहीं पाते और उसको हकलाते हैं या तुतलाते हैं, तो ये सब क्या आता है, भाषा विकृति के अंतर्गत, जिसको क्या बोलते हैं, अफेसिया, ठीक है। तो ये चार प्रकार के देख लिए, चारों से एक ना क्वेश्चन बनता ही है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, 5वां नंबर है बुलीमिया। ये क्या होता है, तो भोजन ग्रहण करने संबंधित विकृति। तो देखता है डायरेक्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन में, बुलीमिया निम्न किससे संबंधित बीमारी है, तो ऑप्शन में रहेगा आपको भोजन ग्रहण करने संबंधित विकृति, ठीक है। अगला आता है 6वां नंबर है डिमेंशिया। ये क्या होता है, तर्क न कर पाना, चिंतन, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना, ये सब आता है डिमेंशिया के अंतर्गत। तर्क नहीं कर पाते, चिंतन स्मरण शक्ति का कम हो जाता है, ठीक है। अगला है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होता है, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आ जाते हैं। देखिए आप लोग आजकल ये समस्या कॉमन होने जा रही है, मतलब आपको 25-30 साल में ही बच्चों के मतलब जो वयस्क हो जाते हैं, किशोर अवस्था, उनके बाल पकने लग जाते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती है चेहरे में, मतलब कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण आने लग जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेरिया, ठीक है। फिर अगला है एलेक्सिया, सीखने में असमर्थ होना। जो सीखने में असमर्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलेक्सिया। मतलब सीखना नहीं चाहता बच्चा, आप कितना समझा रहे हो, सीखने के लिए एकदम जैसे आलसी पन्ने पे बैठे रहता है, तो ये सब क्या होता है, एलेक्सिया, ठीक है। तो ये देख ले हम लोग बीमारी, 8 प्रकार की बीमारी देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक लिए थे अभिप्रेरणा। ये भी आपका एक सिलेबस का हिस्सा है, अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है। तो अलग अलग जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक उन्होंने परिभाषा दिया है, तो देखते हैं गुण के अनुसार, किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रख करने या नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है, अर्थात मोटिवेशन, ठीक है। तो हम लोग किसी भी कोई भी क्रिया आरंभ करते हैं तो कोई मोटिवेट कर देता है हमको, तो हम वो क्रिया को आरंभ कर देते हैं, या कोई काम कर रहे हैं हमको अच्छा नहीं लगता था, छोड़ने का मन करता था, लेकिन कोई मोटिवेट कर देते नहीं तुम करते रहो, आगे जरूर सक्सेस मिलेगी, तो किसी नियमित करने के लिए, तो ये सब चीज़ क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा, ठीक है। मैक्स डुगल क्या बोलते हैं अभिप्रेरणा के बारे में, अभिप्रेरणा
वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब किसी कार्य करने के लिए जो प्रेरित करती है उसको क्या बोला है अभिप्रेरणा मैकडूगल ने। परिभाषा हम लोग देखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना परिभाषा आता है एक कॉपी बना लीजिए छोटा सा 80 पेज का, जो 5-10 रुपये वाला आता है, उसमें जितने परिभाषा लिख लीजिए, 100-150 परिभाषा। जब भी आपको समय मिले 10 मिनट ऐसे करके उसको एक बार पलटा पलटा के देख लिया करें, दिन में एक बार या एक दिन 2 दिन में एक बार, तो आपका याद रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव देखते समय याद आ जाएगा। अगला है कैच एवं कैच फील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो इसको याद रखिए, क्यों का उत्तर देती है वाला अगर पूछेगा, ये परिभाषा किसने दी है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, हम ये कार्य क्यों करें। बोलते हैं ना कोई मोटिवेट करता है, आप पहले ये सोचो आप ये कार्य करना क्यों चाहते हैं, क्यों, क्यों शब्द, तो क्या किसने दिया, ये कैच एवं कैच फील्ड ने। ठीक है। अगला वुडवर्थ, अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। स्वाभाविक बात है, ये भी आप लोग कॉमन सेंस में यूज़ करते हैं। कोई एकदम से मोटिवेट कर एकदम तत्कालिक सकते हैं, हाँ आप करूँगा जा रहा हूँ बोल के उठ के चले जाते हो। जैसे हम लोग बार बार आपको बोलते हैं वीडियो देखते हैं पढ़ते हो, उसका सोचो मैं पढ़ूंगा बोल के बैठ जाते हो, फिर भूल जाते हो बाद में। तो अभिप्रेरणा वह तत्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये 4 परिभाषा है, परिभाषा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा से इंपॉर्टेंट परिभाषा तो उसको डाल दिए। चलिएगा, अब एक मानसिक रोग वाला टॉपिक भी कर लेते हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जरूर रखिएगा। डेली क्लासेस होता है, अभी तो फैक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी करते हैं, हर प्रकार के सेशन आपको देखने को मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है। ठीक है, और हमारे बैच से जरूर जुड़िए, हमारे बहुत सारे बैच चल रहे हैं ना, सी-टेट की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, टीचर भर्ती की तैयारी करा रहे हैं, पीएससी प्रीलिम्स व्यापम, हर प्रकार के बैचेस हमारे में एकदम न्यूनतम शुल्क में है। तो आप रेगुलर उसमें भी तैयारी कीजिए, और यहाँ थ्योरी पढ़िए, वहाँ टेस्ट दिलाइए, हर प्रकार की सुविधाएं आपको। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर में ज़रूर आप लोग कांटेक्ट कीजिए हमसे, जानिए एक बार हमारे पास क्या क्या बैच है, डेमो लीजिए, देखिए, आराम से समझिए। ठीक है, चलिए, तो मानसिक रोग भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको भी, जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को लिए जो बार बार एग्जाम में आया जाता है। चलिएगा, तो सबसे पहला है फोबिया। फोबिया क्या आते हैं, भय की प्रवृत्ति। देखो किसी बच्चे को एकदम डर रहता है, जाओ खड़ा हो जाओ, नहीं खड़ा हो पाता, डरते रहता है, स्कूल में चुपचाप बैठे रहता है, जो भय की प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, फोबिया। ठीक है, अगला मिथोमेनिया। मिथोमेनिया, बार बार में झूठ बोलना। कोई बच्चा तो एकदम बार बार में झूठ बोलने लग जाता है, अपनी झूठी प्रशंसा करना, अपनी आत्म प्रशंसा करना, खुद की तारीफ करना, ये सब किस में आता है, मिथोमेनिया। तो आपके जो भी मित्र होंगे उसको टैग कर दीजिएगा इसको। ठीक है, जो बार बार पर झूठ बोलता हो या अपनी झूठी प्रशंसा करता हो, अपनी आत्म प्रशंसा करता हो, सब किसके अंतर्गत आता है, मिथोमेनिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिएगा अगला देखेंगे, सिजोफ्रेनिया, नया नाम है, अच्छे से याद कीजिएगा, जिसमें अहम का भाव रखता है। कोई व्यक्ति जो अहम का भाव रखता है, नहीं मैं ही सब चीज़ हूँ, मैं हूँ। ठीक है, अपने आप को शहंशाह समझता है, एकदम राजा समझता है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही केवल शब्द आ जाए, केवल मैं ही ये कर सकता हूँ। ये सब क्या आता है, जो अहम का भाव आता है किसी में, ईगो, ईगो भी बोलते हैं। वो क्या बोलता है, कौन सी बीमारी के अंदर आता है, सिजोफ्रेनिया। देखिए ईगो भी एक बीमारी के अंदर लिया गया है ना, सिजोफ्रेनिया। चलेगा, अगला है हेलुजिनेशन, भ्रांति। हेलुजिनेशन क्या होता है, भ्रांति, भ्रम का आभास होना। कुछ भी भ्रम का आभास होता है उसको क्या बोलते हैं, हेलुजिनेशन। अरे अभी तो कोई आया टाइप का लगा मेरे को, ऐसे टाइप का आपको बीच में भ्रम वम नहीं हो जाता है। जैसे हड़बड़ा कर उठ जाना, कोई आवाज़ दे रहा है या कोई फ़ोन की घंटी सुनाई दी, ऐसा आपको अचानक से भ्रम हो जाता है, तो ये भी एक बीमारी है। क्या बोलते हैं, हेलुजिनेशन बोलते हैं, हेलुजिनेशन बीमारी। तो ये 4 बीमारी अच्छे से याद रखो। फोबिया क्या है, भय की बीमारी है। मिथोमेनिया क्या है, बात बात पर झूठ बोलना, अपनी झूठी प्रशंसा करना, अपनी आत्म प्रशंसा करना। सिजोफ्रेनिया क्या है, अहम का भाव, ईगो। ठीक है, अपने आप को संसार समझना। हेलुजिनेशन क्या है, हेलुजिनेशन क्या होता है, भ्रम का आभास होना, आपको लगता है अरे कोई बुलाया क्या मेरे को, ऐसा सुनाई दिया, तो ये भ्रम जो होता है ये वो हेलुजिनेशन होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ही मैं ढूंढ के ला रहा हूँ आपके लिए, ताकि जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिले, 2-4 नंबर आपका हेल्प हो। तो पूरा अंतिम तक देखा करें क्लास को और शेयर किया करें अपने स्टेटस में। आगे देखेंगे मनोभ्रम, इसको बोलते हैं डेमेंटिया। ठीक है, डेमेंटिया, मनोभ्रम, मनोभ्रंश है। ठीक है, आयु के अनुसार चिंतन व स्मृति का कमजोर हो जाना। मतलब देखिए जैसा आयु के अनुसार चिंतन और स्मृति कमजोर होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ते जाता है, उस आयु में जितना आपको चिंतन करना चाहिए, स्मृति याद रहना चाहिए, धीरे धीरे आप भूलने लग जाते हो। तो ये क्या आता है, मनोभ्रंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते जाइए। अगला बीमारी का नाम है न्यूरोसिस। गलत मानसिक दृष्टिकोण के कारण भावात्मक असंतुलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको भी समझिएगा, गलत मानसिकता दृष्टिकोण मतलब कुछ चीज़ देख के लालच आ जाता है, कुछ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कोई अपराध कर देते हैं, तो गलत मानसिकता दृष्टिकोण के कारण कोई भावनात्मक असंतुलन प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस बीमारी।
फिर अगला बीमारी है साइकोसिस, ये भावनात्मक असंतुलन, ये भी है, भावना में बह हम लोग कुछ भी कर देते हैं, गड़बड़ा जाता है सब चीज़ हमारा, ठीक है, साइकोसिस। फिर है साइकोपेथ, अपराधी मानसिकता वाला बालक, जो अपराधी मानसिकता वाला बालक रहता है, कुछ भी गुस्सा आता है, अरे मार दूंगा काट दूंगा, ऐसा ऐसा वाला रहता है ना, कुछ बच्चे लोग गाली गलौज दे देते हैं, मार दूंगा काट दूंगा, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, वो सब साइकोपेथ नामक बीमारी से पीड़ित है, ठीक है। हम मत बोलिएगा उसको कि तू बीमारी से पीड़ित नहीं, तो आपको ही मारने पीटने के लिए आ जाएगा। अगला बीमारी है ऑटिज्म, ठीक है, ये बहुत लोग को रहता है, आप में से बहुत लोग को भी होगा, केवल पढ़ते रहते हो, कहीं शामिल नहीं होते हो, ठीक है, कोई फंक्शन में नहीं जाते, किसी दोस्त यार कोई नहीं है, तो ये ऑटिज्म भी एक बीमारी है, अकेले रहना, ठीक है, बहुत लोगों को अकेले रहना पसंद रहता है ना, तो ऑटिज्म बीमारी बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो इतने सारी बीमारी है, इसका भी आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के लिए आपको वही करना था, एक बार क्लास को फिर से देख के आप लोग नोट्स बनाते जाइए, चलेगा। अब देखते हैं बुद्धि, बुद्धि की परिभाषा भी ऐड कर दिए हैं। बुद्धि वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्ड ने क्या बोला, बुद्धि क्या है, तो कार्य करने की एक बुद्धि है। टर्मन ने क्या परिभाषा दिया है, बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, बोला कौन, टर्मन ने, ठीक है। अल्फ्रेड बीने का अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित होता है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, मतलब इन चारों चीज़ों में बुद्धि की जरूरत होता है बोल रहे हैं, उसी को बुद्धि बोलते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया, मतलब किसी भी चीज़ को आलोचना करके सोचते हो, उसी को बुद्धि कहते हैं, बोला स्टर्नबर्ग ने। थॉटसन क्या बोलते हैं, बुद्धि विभिन्न वस्तु विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता, मतलब कुछ भी एकदम कोई जटिल वस्तु, कोई जटिल समस्या चल, उसको हम लोग समझते हैं, ऐसा कर सकते हो ऐसा कर सकते हो, उसी को बुद्धि बताया थॉटसन ने, ठीक है। अब इसको नोट्स बनाएंगे, 1 से 2 बार जब पढ़ेंगे ना बार बार, तभी ये आपको याद होगा। अभी आप केवल देखते जाएं, समझते जाएं, आपको पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, इससे ये आइडिया हो जाएगा। नोट्स बना लीजिए, रिवीजन इसको बार बार करना है आपको, एक बार में आपको याद नहीं होगा, 2 से 3 बार जब तक वीडियो नहीं देखेंगे, नोट्स बना के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको ये याद नहीं होगा। लेकिन एक बार वीडियो देखे रहोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव में याद आने की संभावना 90% रहती है, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायबर्न के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, बोला है। रायबर्न ने बोला है जो बुद्धि है वो समस्या समाधान की योग्यता है, बोला, ठीक है। फिर है वेक्सलर, वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। तो वेस्लर ने क्या बोला, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, समायोजन स्थापित करता है। देखिए जितने भी आपको मैं यहाँ परिभाषा बताऊँ, ये सारे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको देखने ही मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में, आपको बार बार ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे सिलेबस के अनुसार ही है, आपके सिलेबस में जितने परिभाषा उसको एक साथ उठा लिए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, तो चलेगा, इसको भी जो देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला कौन था, ये डायरेक्ट पूछता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत किसने दिया, या अध्ययन किसने किया, तो याद रखेंगे फ्रांसिस गाल्टन, गाल्टन का नाम याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा है, 10 बार ये रिपीट हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे, तो फ्रांसिस गाल्टन, कब किए थे, 1880 में किए थे। अभी बहुत प्रकार के होते हैं, अनुवांशिकता संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधित, बहुत सारे आप बुक में पढ़े होंगे, लुसेन का बुक होगा, उसमें डिटेल से दिया हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नता एक अलग चैप्टर है अपने आप में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, ये सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे, व्यक्तिगत फ्रांसिस गाल्टन, याद रखिएगा, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय बगीचे के समान। अब देखिए किंडरगार्टन शब्द का अर्थ ही क्या होता है, आप लोग बताइए, किसी को पता है, तो देखिए किंडरगार्टन का अर्थ होता है बगीचा, ठीक है। तो फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक क्या है, माली, और बच्चे क्या है, पौधे हैं, ठीक है। तो 4 से 8 वर्ष, देखिए आप लोग बच्चे को जल्दी जल्दी स्कूल भेज देते हो, 4 से 8 वर्ष किंडरगार्टन भेजने के लिए मतलब प्रॉपर समय है, ठीक है। तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस विधि द्वारा खेल कराते हैं हम लोग, अभिनय कराते हैं, उनको नाटक द्वारा सिखाते हैं, खिलवाते हैं, टीवी दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं, उपहार देते हैं, चॉकलेट देते हैं, इस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, किंडरगार्टन में बस आपको खिलवाया जाता है। प्ले स्कूल बोलते हैं, प्ले स्कूल होता है ना, अभी आप लोग शहर में रहते हैं, लोग देखें प्ले स्कूल खुला है, तो वो सब किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत आता है। तो कौन है इसके रचना का या इस खोज करता है, तो फ्रोबेल, याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्टेसरी विधि, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि, तो इसके प्रतिपादक कौन है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, इटली के थे, ठीक है, इटली के डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है मॉन्टेसरी विधि।
ये एक विधि है मतलब शिक्षण का। इसमें क्या करते हैं, भाषा की शिक्षा देते हैं हम उनको, कर्मेंद्रियों की शिक्षा देते हैं, हमारे हाथ से क्या करते हैं, आँख से क्या करते हैं, पूरा हमने इंद्री जो आपकी छठवीं इंद्रिय उनके बारे में उनको बताते हैं बच्चों को। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा देते हैं, ठीक है। और इस विधि द्वारा उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि कितने वर्ष की आयु बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष। इसके प्रतिपादक कौन है, तो मौर्य मॉन्टेसरी, याद रखिएगा ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा। मौर्य मॉन्टेसरी, डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी ने दिया है, और इसका एज देखेंगे तो 3 से 6 वर्ष, ठीक है। अब अगला देखते हैं डाल्टन विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन विधि, तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो हेलेन पार्कहर्स्ट, ये याद रखिएगा। बार बार इसको पूछा जाता है डाल्टन विधि के प्रतिपादन, तो आप लोग इसको ध्यान नहीं दिया था कि इंपॉर्टेंट नहीं करके। तो डाल्टन विधि के याद रखिएगा हेलेन पार्कहर्स्ट, ठीक है। इस विधि में बालक के ऊपर विषय वस्तु समय स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं होता, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं भी उनको शिक्षा दे सकते हो इस विधि से, डाल्टन विधि से। जरूरी नहीं कि वो स्कूल में देंगे 10 से 5 में देंगे, ठीक है, ऐसा कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं होता डाल्टन विधि में। तो बस प्रतिपादक का नाम याद रखिएगा, हेलेन पार्कहर्स्ट, चलेगा। अगला देखते हैं खेल विधि। देखिए खेल विधि की प्रक्रिया में आपका इसको ये प्रयोग करते हैं बार बार हेनरी कॉल्डवेल, ठीक है। ये वर्तमान समय में बार बार इसको प्रयोग किए इसलिए इनको मानते हैं। बाकी आपका खेल विधि आप लोग चलेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें बहुत बार बार आपलोग कन्फ्यूज़न होते हैं खेल विधि किए हैं, जैसे मैंने MCQ भी करा था, हम लोग ने कई लोगों ने उसमें मैसेज भी किया था। इसको समझिए, देखिए खेल प्रणाली बोलेगा, क्या बोलेगा, फिर खेल प्रणाली, ठीक है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो फ्रोबेल है, ठीक है, फ्रोबेल है। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल को माना जाता है। पर जो आधुनिक युग में हेनरी जो कॉल्डवेल है, ये हेनरी कॉल्डवेल कुक, इन्होंने क्या किया था, जो ये खेल प्रणाली निकाले थे फ्रोबेल, इनको सबसे ज़्यादा समर्थन दिया था, उनका बार बार प्रयोग किया था शिक्षा क्षेत्र में, इन्हीं लिए इसका नाम आज का खेल विधि में हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं हेनरी कॉल्डवेल। तो समय में अगर ये नाम नहीं दिया रहेगा तो खेल प्रणाली बोलेगा तो फ्रोबेल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लुसेंट में भी इसका डिटेल दिया हुआ, आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे विनेटका विधि। विनेटका विधि, ये नया नाम लग रहा होगा, आप लोग ज़्यादा इसको पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, विनेटका विधि क्या होता है। इसके प्रतिपादक कौन है, कार्लटन वासबर्न, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, विनेटका विधि के प्रतिपादक कौन है, कार्लटन वासबर्न। देखिए इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान दिया जाता है। आपको पता है व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत प्रकार की होती है, चाहे वो आपका अनुवांशिकता संबंधी विभिन्नता होता है, शारीरिक विभिन्नता होता है, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता होता है। तो ये सारी विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ जाता है। और सामाजिक विकास, इन सब के अनुसार जो शिक्षा प्रदान किया जाता है वो विनेटिका विधि के अंतर्गत देते हैं। तो बस नाम याद रखिएगा, ज़्यादा याद नहीं रखना है। विनेटका विधि के अंतर्गत क्या आता है, कार्लटन वासबर्न, ठीक है। और अगला विधि हमारा डेकाली विधि। डेकाली विधि क्या होता है, इसके प्रतिपादक थे ओविड डेकाली, नाम से है आप लोग मिल जाएगा, लेकिन ओविड फंस देने का समस्या हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। डेकाली विधि क्या है, ओविड डेकाली। इसमें क्या करते हैं, संगीत और खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो संगीत और खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं, चलेगा। तो ये कुछ विधि देख लिए। आज इस सेशन को यहीं समाप्त कर देते हैं, अगला सेशन में आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और हो सकेगा तो कल MCQ करा देंगे जितना भी हम लोग पढ़े हैं ये सबका, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए, अंतिम तक बने रहिएगा। और जो लोग भी नए होंगे उन लोग जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी क्लासेस अपलोड हो आपको समय से मिल जाए, आपको कोई भी क्लासेस मत छूटे, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो, चाहे टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और अभी हमारे वर्तमान में जो भी बैच चल रहा है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उन सारे बैचों की जानकारी मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7583864461, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं। हर बैच हमारे पास है, तो आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बेस्ट ऑफ लक।